तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। शायद रिकॉर्डिंग ऑन हो गया ना। हाँ, ठीक है। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है, पहले तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का टॉपिक है इंटरनेशनलाइजेशन। तो कल परसों हमने ना थीम डेवलपमेंट शुरू करनी है। तो ये उससे रिलेटेड है। तो इसके बारे में देखते हैं, तो इतना डीप नहीं जाएंगे। तो इसका एक अल्टरनेट है, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। तो लेकिन इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इसका मतलब ये है, इसको बोलते हैं I18N भी बोलते हैं। क्योंकि आई जो पहला लेटर है और एन, इनके दरमियान 18 लेटर है। तो इस वजह से इसको I18N भी बोलते हैं। तो इसका ये है मकसद कि आपके पेजेस के लिए ट्रांसलेशन बनाना, ताकि वो किसी भी और लैंग्वेज में यूज हो सके, या फिर थीम के लिए। ठीक है, ये लिखा हुआ भी है, इंटरनेशनलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग योर थीम so it can easily be translated in other languages। तो ये हम हर चीज, जैसे एक तो होता है ना गूगल ट्रांसलेट, आप यहाँ से क्लिक करते हैं, यहाँ ऑप्शन आता है, तो वो सारा ट्रांसलेट हो जाता है पेज। तो वो तरीका एक ये है कि आप पहले से ही सारे वर्ड्स की ट्रांसलेशन आप खुद करें, मतलब कि लाइन बाय लाइन आप सब कुछ खुद करें अपनी थीम में या जो भी है। तो वो भी एक चीज़ है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, थीम के लिए अक्सर थीम डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल आपने ना एक जैसे हमने उस दिन एक फॉर्म बनाया था, ठीक है, उसमें एक ना सेटिंग्स पेज का है ना हेडिंग है HTML की। तो आप ऐसे लिख देंगे तो ये ऐसे ही आ जाएगा। तो लेकिन अगर आप, एक फंक्शन है इसका, ये _E, और उसके अंदर आप जो भी टेक्स्ट वगैरह लिखेंगे वो इंटरनेशनलाइज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? ई ई का मतलब है कि एको भी कर दो, यानी कि प्रिंट भी कर दो। और इसका मतलब है कि इसको इंटरनेशनलाइज भी कर दो। ठीक है। एक है इंटरनेशनलाइज और एक है लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन में हम सारी फाइल्स वगैरह डालते हैं, जो जिससे हम वो ट्रांसलेट करते हैं। और इसमें हम उसको बताते हैं कि भाई इस टेक्स्ट को आपने वो करना है, मतलब ट्रांसलेट करना है। ठीक है। इसके बाद एक टेक्स्ट डोमेन चीज़ है। ठीक है, इस ये देखते हैं ये क्या होता है। आप जैसे हम लोकल WP खोलते हैं, तो इसका अगर वो खोलें कोड, तो ना आप जहाँ से ये देखें, ऐसे हमारे पास कोड आ गया, सारी फाइल्स वगैरह है। तो WP कंटेंट में जाके, और थीम्स हैं। ठीक है। अभी हम एस्ट्रा यूज़ कर रहे हैं, तो एस्ट्रा को आपने ओपन करना है, तो इधर style.css है। ठीक है, यहाँ पे सारी CSS होती है। तो इसके ऊपर आप जाएंगे, तो यहाँ पे आपको देखें बहुत सारी चीज़ें शो हो रही हैं कि थीम का नाम क्या है, URL क्या है। तो कहीं नीचे आपको एक टेक्स्ट डोमेन भी शो हो रही होगी, ये इसकी एस्ट्रा है। और फॉर एग्जांपल हम एक और लैंग्वेज देखते हैं, ये हमारे पास थीम पड़ी हुई है, हमने इंस्टॉल नहीं की। तो इसके style.css में भी टेक्स्ट डोमेन है 2025। तो ये हर उसकी टैक्स डोमेन कहलाती है। हर थीम की अपनी टैक्स डोमेन होती है, आप अपनी की कोई भी बना सकते हैं। तो ये टैक्स डोमेन इसे बोलते हैं। ठीक है। तो देखिए वो बता भी रहा है कि इस तरह आपको फाइंड हो जाएगी वो। तो इसका यूज़ ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने, ये एक ये टैग है, ठीक है, और एक ये टैग है, ई वाला। तो इसमें ये ऐप ना प्रिंट नहीं करेगा, सिर्फ इंटरनेशनलाइज कर देगा लेकिन प्रिंट नहीं करेगा। इसमें वो एको से, एको मतलब प्रिंट भी कर देगा, एको कर देगा उसे, और साथ में इंटरनेशनलाइज भी कर देगा अगर आपने एक ही लाइन में लिखना है। वरना आप इसके पीछे एको भी लिख सकते हैं, ऐसे मतलब कि एको लिख के इसके पीछे आप एको लिख के फिर ये वाला टैग भी यूज कर सकते हैं। तो फिर देखिए इसमें ना पहला पैरामीटर है, जो भी आपकी पोस्ट है या टेक्स्ट है वो यहाँ लिख दिया। और जो थीम की डोमेन होती है वो हम ना अगले लाइन में लिखते हैं। जैसे एस्ट्रा थी तो हम इधर एस्ट्रा लिख सकते थे। तो ये थीम डोमेन हम यहाँ पे यूज करते हैं, इसलिए इसके बारे में बताया आपको। ठीक है। अगर नंबर ऑफ पोस्ट है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं, तो उसके लिए ये परसेंटेज का यूज करते हैं। तो बस यही है, इसका ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी लिंक पे जाके, ये मैं चैट में भी शेयर कर देता हूँ, एक सेकंड। तो आप जाके एक दफ़ा पढ़ लें कि है क्या। और ये मैं आपको फाइल्स में भी दे दूंगा जो डेटाबेस है। इसके फंक्शंस हैं कुछ, ठीक है, ये है इंटरनेशनलाइज करने के लिए, ये एको करने के लिए,
और ऐसे ही बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है, जो पहले ही बने हुए हैं। ये एस्केप के लिए, HTML को एस्केप करने के लिए ये सारे हैं, ठीक है। और ये सारे हैं, तो मतलब कि अब हम देखते हैं कि कल कल में हम पढ़ेंगे कि लोकलाइज कैसे करते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, लेकिन आपको मैं एक और इसका अल्टरनेट दिखाता हूँ, क्योंकि ये पुरानी अप्रोच है, इसको कोई यूज़ नहीं करता। तो नई अप्रोच भी देख लेते हैं क्या है। तो जैसे हम अपनी वर्डप्रेस साइट को स्टार्ट करते हैं, और डब्ल्यू पी अरे एड, सर क्या है मतलब इंटरनेशनलाइज करने का? कि थीम को ट्रांसलेट करना है खुद ब खुद, जैसे एक गूगल ट्रांसलेटर भी तो होता है। तो उससे हम पूरे पेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन हमने हर लाइन को खुद ट्रांसलेट करना है। तो इससे लोग इंटरनेशनलाइजेशन पे हम बताएंगे कि भाई इस लाइन को हमने ट्रांसलेट करना है, और लोकलाइजेशन में उसकी हम ट्रांसलेशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये इसका मकसद है। तो अब यूज़ नहीं होता, इसलिए मैंने आपको इसके थोड़ा ज़्यादा डिटेल नहीं बताया। तो एक सर अब तो सेकेंड। वो तो प्लगइन होता है, अब तो मल्टी साइट का तो हाँ, बहुत दिक्कत प्लगइन प्लगइन यूज़ करके अभी करते हैं, अभी हम अपनी वेबसाइट में। तो आपको सिर्फ बताना है कि ये स्टेप्स होते हैं पहले, मतलब कि देखिए ना, थीम फंक्शनैलिटी में ये एक स्टेप है, तो पहले ये सीखना जरूरी है कि ये भी एग्जिस्ट करता है। तो आप सिंपली, हम पहले पेजेस देखते हैं अपने। जैसे अभी हम जैसे, अच्छा एक और चीज़ है, हमने होम पेज बनाया था, ठीक है। तो ये ना हमारा, हम चाहते हैं कि भाई जो हम डोमेन हमारी है, फॉर एग्जांपल ये हमारी डोमेन है, तो ये आगे होम पे ना आए हमारे पास, जब भी हम वेबसाइट खोलें तो ये पेज खुले। तो इसको ये सिंपली हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपने सेटिंग्स में जाना है, और इसके बाद मेरे ख्याल से जर्नल है, एक सेकंड, नहीं, रेटिंग होगा। हाँ, ये आपने सेटिंग में जाके रेटिंग पे जाना है, ठीक है। तो ये कह रहा है योर होम पेज डिस्प्लेस, जो भी लेटेस्ट पोस्ट होगी वो डिस्प्ले करेगा, लेकिन हम नहीं चाहते ये डिस्प्ले करे। हम चाहते हैं कि एक स्टैटिक पेज ही डिस्प्ले कर दे। होम पेज कौन सा, ये होम वाला। अब हम सेव चेंजेस कर देते हैं, और अब इसको हम ऐसे अपनी वेबसाइट पे जाते हैं, बिल्कुल किसी डोमेन में, ठीक है। तो अब देखें ये शो हो रहा है होम पेज ही। तो इस तरह आप ये भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, आप प्लगइन की तरफ चलते हैं। ये एक्स्ट्रा चीज़ है, मैंने कहा आपको बता दूं, अगर होम पेज कैसे सेलेक्ट करते हैं। एक प्लगइन है जिसका नाम है जी ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेट भी कह सकते हैं। तो ये इंस्टॉल करते हैं। तो ये एक प्लगइन है, ठीक है, बहुत सारी प्लगइन्स है। तो ये वही काम करती हैं जो हम इतना हर लाइन को करेंगे। तो वो ये हमारा काम कर सकती हैं इजीली, तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी को ज़्यादा बेहतर अप्रोच यही है। और फिर अगर कोई कहता है ना कि इस वेबसाइट को स्लो कर देती है, तो नहीं करती स्लो। अगर आप सही तरह परफॉर्म करें हर चीज़, तो नहीं करेगी स्लो। तो कहाँ पे गया, इसकी सेटिंग्स में जाते हैं, ठीक है जी। अब हमारी वेबसाइट आई है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि भाई विजिट का लुक कैसा हो। हम कहते हैं ड्रॉप डाउन, यहाँ पे दिखा भी रहा है किस तरह आएगी चीज़ें। तो फ्लैग्स एंड ड्रॉप डाउन, तो हम खाली ड्रॉप डाउन मेन्यू कर देते हैं, ठीक है। नेटिव लैंग्वेज नेम्स का मतलब ये है, इसको बंद करते हैं। देखिए, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन। लेकिन अगर हम इसे चेक करेंगे, जैसे उर्दू लिखा हो यहाँ पे, या हिंदी का साइन होता है, ये चाइनीज का साइन है, ये अरबी का साइन है, तो इस तरह आए। तो आप इस तरह सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और कौन से मेन्यू में शो करना है, अगर आपने प्राइमरी मेन्यू से में शो करना है, यानी हेडर में शो करना है, तो आप यहाँ शो कर सकते हैं। आपने फुटर में शो करना है, या आपका अपना कोई मेन्यू मेन्यू है, तो उसमें भी शो कर सकते हैं। हम प्राइमरी में कर देते हैं। तो और इधर आपको जौन सी लैंग्वेज चाहिए आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। हम ना क्या करते हैं, इंग्लिश तो चाहिए हमें, थोड़ी कम कर लेते हैं ना कोई। उर्दू होगी, उर्दू कर लेते हैं। तो साथ में अरेबिक भी कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, ठीक है। सेव चेंजेस कर लेते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो ये लैंग्वेजेस आ गई हमारे पास, ठीक है। उर्दू करते हैं, तो इधर ये आपके पास आ गया उर्दू में। ये फनी लग रहा है, ये अरबी में आ गया। तो ये देखिए, आप इधर से इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश में आ गया। एक ऑप्शन है यहाँ पे, कहाँ गया, ऑटो स्विच टू ब्राउजर लैंग्वेज, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, मेरे ब्राउजर की जो लैंग्वेज है ना, वो है फ्रेंच, ठीक है। तो ये वेबसाइट अपने आप डिटेक्ट कर लेगी कि ब्राउजर की लैंग्वेज फ्रेंच है, तो वो स्टार अटैक्स को फ्रेंच कर देगी। तो ये ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं इसके लिए।
तो ये ऑप्शंस हैं सारे इसके अंदर। तो आप ये सिंपली इसका यूज़ करके ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यही है आज का टॉपिक। सिंपल से आप इसको यूज़ कर लें। और वो टॉपिक्स इसलिए पढ़ाएं क्योंकि वो हैं, अभी एग्जिस्ट करते हैं, और उसका यूज़ है तो वो भी बता दिया कि होते किस लिए हैं, और हम थीम्स में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो फिर आप शायद ये यूज़ करें। अगर कुछ छोटा काम है तो मतलब फिर आप यही यूज़ करें, इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। तो सिंपली यही है। तो अब आज हमने थोड़ा सा ना एलिमेंटर के बारे में पढ़ना है कि एलिमेंटर में हम और चीज़ें कैसे कर सकते हैं। सर अली, आपको ना जीपीएल प्लगइन मैंने बाई की थी, तो वो भी आपको मैं दे दूंगा। उसमें वायरस वगैरह नहीं होगा, लेकिन उसमें सारे ऑप्शंस आ जाएंगे प्रो वाले। ठीक है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं चले ऐड करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए मेरे पास ना सिंपल एलिमेंटर इंस्टॉल है। ठीक है, मैं ऐड प्लगइन करता हूँ, अपलोड करता हूँ यहाँ से। और ये देखें एलिमेंटर प्रो प्लगइन है। ठीक है, ओपन करता हूँ, इसे इंस्टॉल करता हूँ। तो बाकी सर आपको बताएंगे कि कैसे कैसे हम इसमें कर सकते हैं। तो प्रो आप यूज़ कर सकते हैं ये वाली भी। अगर साइट का बजट कम है तो आप ये प्रो यूज़ करें जीपीएल की, वरना ओरिजिनल यूज़ कर ले। तो देखिए वो प्रो वाला ऑप्शन हट गया। ठीक है, और सारी प्रो वाली फंक्शनैलिटी आ गई। और देखें जो हमारी आम एलिमेंटर की प्लगइन है, इसका 3.2.83 वर्जन है, और इसका भी यही वर्जन है। तो जो भी नया वर्जन आएगा उसको अपडेट खुद करना पड़ेगा। तो वो हम अपडेट खुद करेंगे। ठीक है, हम देख भी लेते हैं कि अब क्या वर्जन चल रहा है। और ये तो हम वर्जन देख लेते हैं। तो ये देखें 3.28.3 चल रहा है। ठीक है, अब जो भी आएगा नेक्स्ट वो भी फिर आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों को चाहिए होता है। एक जो सिंपल आम एलिमेंटर होता है और एक एलिमेंटर प्रो, दो प्लगइन्स हैं, तो इससे प्रो वाली चीज़ें अनलॉक हो जाती हैं। जैसे अब हम चाहें ना एडिट विद एलिमेंटर में, तो देखें इधर ना ये प्रो वाले फीचर्स है सारे ऑन अनलॉक हो गए हैं। और अभी हम इसको बंद कर देते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। डीएक्टिवेट। तो इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो सारे ये प्रो वाले लॉक हुए हुए हैं। ठीक है, तो इसके लिए वो कह रहा है कि एलिमेंटर प्रो होना चाहिए। तो ये है। अब सर अली आपको समझाएंगे, और तीन चार चीज़ें कवर करेंगे इसी एलिमेंटर में कैसे कैसे ऐड कर सकते हैं। तो गूगल फॉर्म्स, गूगल मैप्स भी सिखाएंगे और बहुत सारी। सर अली, ओवर टू यू। अब आप समझाएं। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। मैं बस स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। स्क्रीन विजिबल है। जी सर, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकते हैं। सर कंटिन्यू करें, आ रही है ना सर स्क्रीन? ओके, तो सबसे पहले तो हम अपना लोकल पे जो है वर्डप्रेस उसको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद मैंने एक वेबसाइट क्रिएट की हुई थी फॉर द पर्पस ऑफ बूट कैम्प। इसके एडमिन में जाते हैं। तो कुछ इस तरह का हमारे पास डैशबोर्ड आ जाएगा। अब सर ने हमें प्लगइन दिया हुआ था, जीपीएल प्लगइन एलिमेंटर का। हम उसको ऐड करेंगे। कस्टम ऐड प्लगइन पे जाएंगे, इधर अपलोड करेंगे। जो भी जितने भी बाकी प्लगइन है वो तो आप डाउनलोड करते हैं, लेकिन अगर आपके पास कस्टम प्लगइन है तो वो आप यहाँ से अपलोड करते हैं। प्लगइन की हमेशा जो जिप फाइल है वो अपलोड होती है। जैसे ही आप जिप फाइल को अपलोड करेंगे तो उसका यहाँ पे नाम शो हो जाएगा। आपने इंस्टॉल नाउ करना है। देखो से दोबारा सेट करना पड़ेगा। आपने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। तो आपका जो प्लगइन है वो आपके प्लगइन्स की जो लिस्ट है उसमें ऐड हो रहा है अभी। बल्कि हो गया है, ये फौरन हो जाता है। इसको एक्टिवेट करते हैं। Elementor Pro plugins required installing the Elementor plugin।
ये चीज मुझे भी ऐसे पता चली थी कि अगर आपने प्रो का यूज करना तो आपके पास जो है इसका अपना ओरिजिनल भी इंस्टॉल होना चाहिए। ऐसा क्यों है सर, ऐसा कोई आइडिया है आपको? क्योंकि उसमें इस प्रो वाली प्लगइन में सारा लाइसेंस वाला सीन है ना। तो एलिमेंटर में जो सिंपल एलिमेंटर है उसमें सब कुछ डाटा वगैरह है। तो प्रो मतलब कि अनलॉक करने के लिए उसे। तो इसलिए दो प्लगइन्स हैं। एक तो सिंपल प्लगइन मार्केट जो है वर्डप्रेस की, उधर से आप इंस्टॉल कर लें। और दूसरा प्रो, उसमें लाइसेंस वगैरह और सारी डिटेल्स उस वाली प्लगइन में, इस वजह से दो है। सही हो गया। तो हमने इंस्टॉल कर लिया, हमारे पास एलिमेंट और भी आ गया और एलिमेंट और प्रो भी आ गया। जस्ट फ्यू स्टेप्स थे और हमारे पास ये आ गया। आज हम लोगों ने बेसिकली एलिमेंट और प्रो को यूज करते हुए उसके कुछ फीचर्स को देखना है, जो उसके प्रो फीचर्स और वो कैसे वर्क कर रहे हैं, आप कैसे उसको यूज करके अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। बहुत इजी है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थिंग्स हैं सारी की सारी। जितना आप एक्सप्लोर करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पेज क्रिएट कर लेते हैं। तो इसको कहते हैं एडिट विद एलिमेंटर। तो कोई डिजाइन यहाँ से नाम भी सिलेक्ट करें तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट के अंदर जो है हमें एक स्लाइडर को ऐड करना है। तो प्रो वर्जन के अंदर हमारे पास स्लाइडर ऑलरेडी अवेलेबल होता है। तो हम सिंपल ये स्लाइड्स वाली चीज यूज करेंगे। इसको हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी ला सकते थे और वैसे भी ला सकते हैं। तो स्लाइडर आपने हर वेबसाइट के अंदर देखा होगा, उसके लैंडिंग पेज के ऊपर होता है। स्लाइडर के अंदर हमारे पास कुछ इमेजेस होती हैं जो कि या तो न्यूज़ की फॉर्म में लोग यूज करते हैं, जो भी डाटा उन्होंने शो करना होता है, कोई एक्शन आइटम, कॉल टू एक्शन देना होता है, वो यहाँ पे दे देते हैं। जैसे अगर कोई ई कॉमर्स की साइट होगी तो यहाँ पे बाय नाउ का बटन लगा देंगे, तो उसके ऊपर फिर वो रीडायरेक्ट कर देंगे अपने शॉप के लिंक पे। तो इस तरह स्लाइडर को यूज करते हैं। अब स्लाइडर को डिजाइन किस तरह करना है, बहुत सिंपल है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, ये जो डॉट्स आ रहे हैं ऊपर। इसके बाद ये आपके पास एक इसका एडिट कंटेनर खुल जाएगा। इसके अंदर जाके आपने सबसे पहले तो आपने पिक्चर्स अगर अपनी चेंज करनी है आप वो कर सकते हैं। नहीं तो जो स्लाइडर के ऊपर कंटेंट है आप उसको चेंज कर सकते हैं। जैसा ये एक सिंपल स्लाइड है, इसके अंदर क्या कंटेंट आना चाहिए यहाँ से आप कंटेंट चेंज करें। स्लाइड 1 की हेडिंग के ऊपर अ, मैं कुछ भी लिख देता हूँ। होम होम स्लाइडर लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ। लोरम एप्सम के बाय नाउ बिफोर द ऑफर एंड्स, कुछ भी। उसके बाद जो बटन है इसको आप डिजाइन कर सकते हैं। बटन के ऊपर क्या टेक्स्ट लिखना है आपने, आप वो डिफाइन कर सकते हैं। और बटन के ऊपर अगर कोई क्लिक करे तो आपने उसको कहाँ पे रीडायरेक्ट करना है वो आप यहाँ पे जो है वो लिंक मेंशन कर दें। और वो लिंक आपने कहाँ पे अप्लाई करना है, खाली बटन पे क्लिक हो तो वो लिंक जाए, या पूरे स्लाइडर पे कहीं पे भी अगर कोई बंदा क्लिक करता है तो वो बटन के ऊपर रीडायरेक्ट कर जाए इस लिंक के ऊपर। वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं बटन ओनली पे कर रहा हूँ। उसके बाद ये स्लाइड 1 हमारी रेडी हो गई है। इसका कलर चेंज करना है आप यहाँ स्टाइल में आके कर सकते हैं, ठीक है। कस्टम कलर करना है, इसकी हाइट चेंज करनी है, जो कुछ भी करना है आप यहाँ से आके कर सकते हैं स्टाइल के अंदर। लेकिन अभी हम वापस चलते हैं। इसके अंदर अगर इमेज आपने डालनी है तो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे इसको यहाँ पर डाल दें, एक ही पड़ी थी यहाँ पर, तो वो यहाँ पे आपके पास पिक्चर आ गई है। बहुत सिंपल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थिंग्स हैं सारी की सारी, आप इसको एक्सप्लोर करें। और इसके बाद स्लाइड 2 को आप अगर आपने करना है सेम उसी तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मेन थिंग जो है वो ये चीज़ें हैं जो कि मजीद एक्स्ट्रा आपके पास ऑप्शंस आती है ना, कि आपने एरोस दिखाने हैं या डॉट्स दिखाने हैं, या क्या दिखाना है, नेविगेशन या खाली डॉट्स दिखाने हैं या दोनों दिखाने हैं या कुछ भी नहीं दिखाना। तो ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। और ऑटो प्ले इसको करना है नहीं करना, कोई अगर होवर करे उस पर पॉज करना है, स्पीड कितनी होनी चाहिए, लूप में चलना चाहिए कि नहीं। अगर इसको यस करेंगे तो तीसरी के बाद पहली आ जाएगी,
ट्रांजिशन एनिमेशन आप चेंज कर सकते हैं, फेड रहे या स्लाइड कर जाए। एनिमेशन आप कंटेंट की चेंज कर सकते हैं। मतलब पूरा का पूरा कंट्रोल है आपका, रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने स्लाइडर को डिजाइन करना चाहते हैं। स्टाइल के अंदर आके अब मैं एक चीज चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल इस टेक्स्ट का कलर, अभी के लिए अज्यूम करते हैं कि इस टेक्स्ट को चेंज करने के लिए कोई भी ऑप्शन हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। हम जस्ट अज्यूम करते हैं, या ये टाइटल का आपने कलर चेंज करना है तो वो एलिमेंट और हमें ये नई ऑप्शन दे रहा है कि हम इसको चेंज कर सके, या ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कस्टम सीएसएस का। आप कस्टम सीएसएस को यूज करके अपना कुछ भी इसके अंदर जो है वो डिजाइन चेंज कर सकते हैं। आपने आना है एडवांस के टैब में, सबसे नीचे आ जाना है कस्टम सीएसएस। आप अपनी यहाँ पे कस्टम सीएसएस ऐड करें और इस टाइटल का कलर चेंज कर दें। अब आपने इसकी क्लास को कहाँ से लेकर आना है कि कौन सी क्लास के ऊपर हम लोग जो प्रॉपर्टी है कलर की वो अप्लाई करें तो इसका कलर चेंज होगा। आपने सिंपल इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाना है बाय यूजिंग कंट्रोल शिफ्ट आई, या राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट एलिमेंट खोल सकते हैं। तो उसके बाद आपने सिंपल जिस भी एलिमेंट का कलर चेंज करना है, आप पहले इसके ऊपर आए, ये जो सिलेक्टर है हमारा, इसके ऊपर आए और जिस चीज का कलर चेंज करना है उसके ऊपर क्लिक कर दें। जो ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको उसकी क्लास यहाँ से निकल जाएगी, जिसमें टाइटल की क्लास ये है एलिमेंटर स्लाइड हेडिंग। आपने यहाँ से इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप इसको क्लोज करें, वापस अपनी कस्टम सीएसएस में आए। क्योंकि ये क्लास थी मैं डॉट यूज करूंगा, और यहाँ से आके मैंने कहा कि मैं इसको जो कलर है वो मैं रेड दे देता हूँ। वो यहाँ से मैंने रेड दे दिया। ये देखिए आपके पास जो स्लाइडर का होम स्लाइडर का जो टाइटल है ये रेड हो गया। इसी तरह कस्टम सीएसएस को यूज करते हुए आप इसका बैकग्राउंड कलर, इसकी हाइट, इसकी विड्थ कुछ भी जो है वो यूज कर। अगर उसको फुल जी। करेंगे, जी मैम। शैडो को जो पूरे पेज को कैसे करेंगे, लाइक जो ऊपर का जो पार्ट है फुल बिट कैसे करेंगे? तो अभी तो यहाँ मैम म्यूजिक पे आप शो हो रहा है ना, अगर हमने सब पूरा पेज पे दिखाना हो, लाइक सेक्शन पूरा ये ऊपर जो उसका है, फुल बिट कैसे करेंगे बेसिकली? मैम आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन है, मुझे समझ नहीं आई। या तो आप चैट में मैसेज कर दें, या अगर किसी और को समझ आएगी तो मुझे बता दें। कुछ पेज का आप कह रही हैं? फुल विड्थ कैसे करेंगे स्लाइडर को? यस, फुल विड्थ कैसे करेंगे स्लाइडर की, मतलब पूरे पेज पे आ जाए लेफ्ट राइट। तो ये हाइट, इसकी विड्थ चेंज करें ना, जहाँ पे आ रहा था हम्म, ऑप्शन। मैम सही, फिर भी ये पेज की मेरे ख्याल से वो सेट है। आप सेटिंग पेज, जहाँ पेज की सेटिंग होती है ना वहाँ फुल करना होता है। ये ऊपर सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है ड्राफ्ट के बाद। यहाँ पे इसका देखें स्टाइल पे जाके, स्टाइल ऊपर टैब आ रहा है, स्टाइल पेज लेआउट है या, हाँ देख, नहीं, एडवांस में देखें, पहले वाले में जाएं, पहले वाले सबसे सेटिंग में नीचे स्क्रॉल करें, पेज लेआउट। हाँ, एलिमेंटर फुल विड्थ करें। ओके। हाँ ये राइट। पेज की विड्थ ही छोटी थी तो इस वजह से। ओके, ठीक हो गया। तो इस तरह से कर सकते हैं आप, पेज की सेटिंग में जाएं और वहां से पेज को आप फुल विड्थ कर लें तो आपके पास ये भी हो जाएगा। अब खाली स्लाइडर की अगर आपने लेंथ को चेंज करना है वो भी आपके पास ऑप्शन है कि आप उसकी जो है चेंज कर सकते हैं विड्थ, और दरमियान में खाली लेके आना है या हाफ राइट पे हाफ लेफ्ट पे लेकर आना है, वो भी मैंने एक ऑप्शन इसका एक्सप्लोर किया था। यहाँ पे ही कहीं ना कहीं मिल जाएगा। खैर यहाँ पर मुझे भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहीं पे तो कि स्लाइडर को आपने पूरे पेज पे शो करना है या हाफ पेज पे शो करना है। अभी तो वो पेज की वजह से फुल विड्थ भी थी उसका, लेकिन वो फिर भी हाफ पे शो हो रहा था हमें। इसके अलावा इसके अंदर काफी चीजें हैं।
आप बॉर्डर दे सकते हैं, आप बैकग्राउंड दे सकते हैं, आप इसके अंदर मोशन इफेक्ट्स डाल सकते हैं। अच्छा, एक मजे की चीज और, रिस्पॉन्सिवनेस। अगर आप अक्सर आपने वेबसाइट्स देखी होंगी, आपको मोबाइल पे स्लाइडर नहीं नजर आता उनका, लेकिन आप डेस्कटॉप पे जो ही जाते हैं आपको स्लाइडर नजर आना शुरू हो जाता है। वो ऑप्शन आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं रिस्पॉन्सिव से, कि डेस्कटॉप पे हाइड कर दो। अब मुझे डेस्कटॉप पे भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो ही मैं टैबलेट के व्यू में जाऊंगा मुझे वहां पे नजर आएगा, मोबाइल के व्यू में जाऊंगा मुझे नजर आएगा। तो इस तरह अगर मैं मोबाइल पे भी हाइड कर दूं तो वो नहीं नजर आएगा। ये आपकी रिक्वायरमेंट्स पे टोटली डिपेंड करता है कि आपने इसको कहाँ पे शो करना है, कहाँ पे नहीं शो करना। तो इस तरह से आप बाकी इसके कंटेंट की जो भी सर ये एक ये भी दे दें, वो नीचे लिखा है जी इंडेक्स के नीचे क्लास आईडी, और ऊपर थोड़ा सा करें कि हाँ यहाँ पे भी क्लासेस आईडी डाल सकते हैं सीएसएस के लिए, ये बता दें। यस, आप अपनी कोई भी एलिमेंट को अगर आपने डिजाइन करना है तो उसकी अगर आपको प्रॉपर्टी क्लास नहीं लगी हुई ऑलरेडी, जिस तरह मैंने इंस्पेक्ट करके निकाल के दिखाया था, तो आप उसको खुद यहाँ से असाइन कर दें। और खुद असाइन करने के बाद आप नीचे चले जाएं कस्टम सीएसएस में, और वहां पे जाके उसको डिजाइन चेंज कर दें। आप ये भी चीज कर सकते हैं इजीली। बाकी टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, बटन है, तो सारा कुछ है। ये काम हम लोग एक्स्ट्रा प्लगइन से भी कर सकते हैं। काफी प्लगइन्स हैं जो हमें स्लाइडर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो भी पेड होते हैं अक्सर। तो एक स्लाइडर रेवोल्यूशन है, स्लाइडर 3 है, लेकिन जब हमें एलिमेंटर ये ऑप्शन दे रहा है तो फिर हम लोग इसी का यूज करते हैं। बहुत इजी है इसे डिजाइन करना, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो होप सो ये आपको समझ आया हो। तो बाकी ये प्लगइन आपको प्रोवाइड कर देंगे हम, तो आप खुद से भी इसमें कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड चीज जो इसके अंदर हम लोगों ने एक करनी थी, वो थी मैप्स की इंटीग्रेशन। ये अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है या कोई ई कॉमर्स स्टोर है और आपने गूगल मैप की लोकेशन शो करनी है, तो आप वो भी इजीली कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या कहते हैं, यहाँ पे मेन पे आना है और यहाँ पे लिखना है मैप्स। तो गूगल मैप्स का एक ये आपको विजेट मिल जाएगा। इसके अंदर आपने आके बस अपना एड्रेस डाल देना है। तो जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं जौहर टाउन फेज 1 लाहौर का दे दूं, तो ये उसकी लोकेशन को पिन पॉइंट कर देगा। जौहर टाउन कितना जूम करना है आपने, वो आप यहाँ से बता दें। तो अगर आपकी कोई भी स्टोर है या कुछ भी, आप उसकी लोकेशन को यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसने पूरे फेज 1 को जौहर टाउन के जो है हाईलाइट कर दिया। तो कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन आप यहाँ पर डालें तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। इसकी हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा स्टाइलिंग में आपको होवर करने पे ट्रांजिशन वगैरह इसकी डाल सकते हैं। अगेन वही सेम स्टाइलिंग सारी जो हमने स्लाइडर में की थी, वो सारी की सारी आप इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि साइज इसका क्या होना चाहिए, श्रिंक होना चाहिए, ग्रो होना चाहिए, मोबाइल पे शो करना है नहीं करना। वो सारी की सारी ऑप्शंस आपके पास सेम होती हैं हर एलिमेंट को लेके। तो ये छोटा सा था कि गूगल मैप किस तरह से इंटीग्रेट हो रहा है इसके अंदर। जी सर, कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप लोगों के सबके? अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुनाए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ग्रेट सेशन गोइंग ऑन। तो स्टूडेंट किसी को सेशन क्वेश्चन है तो मुझसे कर सकते हैं। जी सर। एनी फीडबैक फॉर अस? एनीथिंग वी कैन डू बेटर? हाँ सर, ये जो हम लोग वर्डप्रेस पढ़ रहे हैं, ये इसकी हमें क्या कहते हैं, कोई वो है इसका हमें स्कॉलरशिप के हवाले से कोई बेनिफिट? स्कॉलरशिप के हवाले से ये बेनिफिट है कि आपको एक टूल आ जाएगा जिसमें काफी सारे काम हो जाते हैं। राइट, आप उसमें कंप्यूटर कौन सा साइंस के जैसे? हैं या नॉन कंप्यूटर साइंस के हैं? सर मैं तो कंप्यूटर साइंस का। हाँ, फिर आपको वेब डेवलपमेंट में कंफर्टेबल होना चाहिए, देन इट इज हेल्पफुल।
लेकिन अगर कोई बंदा मैथ का फिजिक्स का तो फिर शायद उसके लिए इतना नहीं है, लेकिन अगर टाइम है तो वे नॉट। लेकिन हाँ, अदरवाइज स्कॉलरशिप के लिए उस तरह से ये मैंडेटरी नहीं है। राइट। सर जी। सर एक मेंबर चैट में सवाल पूछ रहे कि प्रोवाइडिंग जॉब आफ्टर कोर्स, यानी कि रिमोट जॉब मिलेगी वर्डप्रेस के लिए? बेशुमार जॉब्स हैं, रिमोट जॉब्स, ह्यूज। वेब डेवलपमेंट की बेशुमार रिमोट जॉब्स हैं। बल्कि आप एक दो यस। वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स करें, उसके बाद आप अपनी कंपनी ओपन कर सकते हैं। ओके सर, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि एआई इन सीएमएस बेस्ड डेवलपर्स को रिप्लेस नहीं करेगा, राइट? एआई भाई किसी चीज को रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन जो इस ओके। बंदे को एआई आती है वो उस बंदे को जरूर रिप्लेस करेगा जिसे एआई नहीं आती। यू विल बी रिप्लेस्ड बाय समबडी हु नोज एआई, क्योंकि वो आप वाली जॉब को ज्यादा जल्दी कर लेगा। राइट। यस सर, राइट। थैंक यू। ये किसी और साथी का क्वेश्चन? तो हमारे लिए फीडबैक, एनीथिंग वी कैन डू विद यू गाइस, फॉर यू गाइस। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि एक एस्पिरेंट को जीआरई किस पॉइंट पर देना चाहिए? मतलब उसने हैकाथॉन्स कर लिया, कुछ कोडिंग में 200 सवाल फॉर एग्जांपल कर लिए, उसके बाद उसने सेशंस रन कर लिए 3-4, उसमें पढ़ाया, उसमें उसने कंप्लीट किया, तो उसके बाद उसके वो दो बाद तीन उसके बाद वो दो तीन हैकाथॉन में एज अ स्पीकर चला गया इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में। सही है। तो सिक्स ओके। सेमेस्टर के बाद आपको आइल्स और जीआरई करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में स्कॉलरशिप एक साल पहले अप्लाई करना होता है। तो सिक्स सेमेस्टर के बाद सितंबर में आपको आइल्स और जीआरई करनी चाहिए। सही। मैं बस वही पूछ रहा था, जीआरई की आपकी नज़र में क्या इंपॉर्टेंस है? जितने भी फंडामेंटल्स हमें आई कोड गुरु बताता है, आफ्टर कंप्लीटिंग देम, जाहिर है वो उनका कोई एंड पॉइंट तो है नहीं, क्वेश्चन जितने मर्जी करते जाएं आप, सारा कुछ हैकाथॉन जितने मर्जी पार्टिसिपेट कर लें, तो जीआरई किस पॉइंट पे उसको देना चाहिए? मेरे बस यही क्वेश्चन था तो यार छठे अभी। सेमेस्टर। सर अगर मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ देन। हाँ, तो फिर पहले आइल्स दे लें, अप्लाई करना शुरू कर दें, उसके बाद जीआरई कर लें। ओके। अगर आप ये रिकम ग्रेजुएट कर चुके हैं फिर तो फौरन करके अप्लाई करना शुरू करें, सही हो गया। क्योंकि प्रोफाइल तो कभी भी पूरा नहीं होता ना, प्रोफाइल तो पूरी जिंदगी इंप्रूव यस, होता है। बिल्कुल। तो इसलिए किसी और साथी को सर एक और मेंबर का क्वेश्चन है कि मैंने बीबीए किया है वर्चुअल यूनिवर्सिटी से, कि एम आई एलिजिबल फॉर एमएससी? क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। सर एक मेंबर सवाल कर रही है कि मैंने बीबीए किया है वीयू से, क्या मैं मास्टर्स के लिए एलिजिबल हूँ? अगर 16 ईयर एजुकेशन है आपकी तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। फिर आप ओके सर। एमबीए। ओके सर। सर मेरा एक और पर्सनल क्वेश्चन है कि फर्स्ट सेमेस्टर से अगर आप रोड मैप बताओ किसी एस्पेरेंट। फर्स्ट सेमेस्टर से किसी भी वो तो मेरी तरह की टॉक्स है उन्हें सुन ले, तो उसमें सब कुछ दिया हुआ। और ओके तैयारी सर, फर्स्ट थैंक सेमेस्टर से ही करनी चाहिए। यस सर, थैंक यू। थर्ड सेमेस्टर तक आपका प्रोफाइल और आप अप्लाई करने की स्कॉलरशिप मिल अप्लाई। जाए। सर ये मेंबर पूछ रही कि हाउ कैन आई अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप? जी, मेरी 4 कैरियर काउंसलिंग की टॉक सुन लें, वो कोई साथी शेयर कर दे यहाँ पे, तो ओके उसमें सर, दिया मैं गया अभी शेयर सारा कर। कुछ। तो अप्लाई करना सबके सबसे लास्ट स्टेप होता है, पहले होता है कि आपका प्रोफाइल इस काबिल हो कि प्रोफेसर आपको शॉर्टलिस्ट करे, और फिर आप इस इतने स्ट्रांग हों कि आप इंटरव्यू क्लियर कर सकें।
के पर यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन का आपको सिलेक्ट करें। तो आप में से जिन भी कैंडिडेट्स ने सर अभी मेरा तक ये टॉक्स वैसे नहीं देखी हैं वो जनरल क्वेश्चन भी है, ये टॉक्स मेंबर से लाजिम एक देख। मेरे जहन में आया कि ये रोड मैप जो है ना वो। जी दोबारा बोले। सर एक क्वेश्चन कर रहे थे। सर एक क्वेश्चन है कि एज अ वेब डेवलपर हमें रोड मैप बता दे। एज अ वेब डेवलपर हमें रोड मैप आ रहा है यार, ये तो ऑब्वियसली सर यही एक। है कि पहले आप क्या कहते हैं कोई यस सर। टेक्नोलॉजी सीख लें, जिसमें वर्डप्रेस सीख लें, उसके बाद आप फ्रीलांसिंग पे काम कर सकते हैं और उसके बाद आप 1-2 साल बाद अपनी कंपनी स्टार्ट कर लें जिसमें आप ऑनलाइन काम ले कर रहे हैं और बाकी लोग कर रहे हैं। तो किसी और तो जिन लोगों ने टॉक्स नहीं देखी कैरियर काउंसलिंग की तो प्लीज टॉक्स देख लें, क्योंकि जो लोग टॉक्स नहीं देखते जब वो 2 साल बाद टॉक देखते हैं तो वो कहते हैं कि सर हमारे 2 साल ज़ाया हो गए, काश हम ये टॉक्स पहले देख लेते। तो दीज टॉक्स आर नॉट ऑप्शनल, दीज टॉक्स एनेबल यू, ये आपको बताती हैं कि आज मैंने जो 1 घंटा लगाना है वो किस चीज़ पे लगाऊं। तो पाकिस्तानी जो अभी तक बाहर नहीं आ पा रहे, किसी अच्छी जगह पे नहीं पहुंचते, वो इसलिए नहीं पहुंचते कि उन्हें यही गाइडेंस नहीं होती। तो गाइडेंस इज मोर इम्पोर्टेंस, आपको बताती है कि काम कैसे करना है और कितना करना है। सर एक मेंबर क्वेश्चन कर रही है कि ए लेवल के बाद स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नहीं जी, अंडर ग्रेड पाकिस्तान में करना चाहिए हमेशा। आई स्ट्रांगली रिकमेंड, अंडर ग्रेड के लिए स्कॉलरशिप होते भी नहीं है बाहर और लेना भी नहीं चाहिए। तो अंडर कंप्लीट और पाकिस्तान का अंडर ग्रेड वर्ड वर्ड लेवल का। तो इट्स स्ट्रांगली नॉट रिकमेंडेड कि आप अंडर ग्रेड के लिए बाहर जाएं। अंडर ग्रेड उस यूनिवर्सिटी से करें जो आपके घर के पास है, जिसे आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। सर मेरे घर के पास दो यूनिवर्सिटीज हैं, एक 10 मिनट जो है ना वो के पास पेपर और एक घंटे की। तो जो 10 मिनट वाला है वो पब्लिक है और दूसरा प्राइवेट है। वो टायर 2 यूनिवर्सिटी है प्राइवेट, और पब्लिक जो है ना वो टायर 3 है। तो किससे करना चाहिए। जो आप नाम लगा लें यूनिवर्सिटीज के। एक यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान है और दूसरा ब्यूटम है। मुझे दोनों के नाम समझ नहीं है, दोबारा बताएं। सर एक यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान है जो कोयटा में है, और दूसरा जी, ब्यूटम है। ब्यूटम्स है, ब्यूटम्स का मैंने नाम ज्यादा सुना है। अब ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से भी आप इंटरनेशनली जा सकते हैं, लेकिन मैंने ब्यूटम्स के कम से कम एक स्टूडेंट को अमेरिका में देखा जो यस सर स्कॉलरशिप मैंने लेके भी आया। यहाँ। यस सर मैंने भी यहाँ से सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स को देखा है ब्यूटम्स की थी आई यूनिवर्सिटी से। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे अभी एक एस्पिरेंट इस वक्त भी हैं जो ब्यूटम्स के हैं। अभी कोड इन प्लेस में ब्यूटम्स के लोग हैं। एक ओक्लाहोमा में एक लड़की पीएचडी कर ली है, हिफ्जा अफजल, तो वो ब्यूटम की है। यस सर वो रिकमेंडेड ब्यूटम है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर थैंक यू। जी किसी और साथी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम शहबाज है। और सर मैंने कोड इन प्लेस में एज ए सेक्शन लीडर अप्लाई किया था। वो मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि उसमें मेरी सेक्शन लीडर की जो एप्लीकेशन है वो सिलेक्ट नहीं हुई थी। अभी एज ए लर्नर सेलेक्ट हो गई है, तो वो मैंने उसको डैशबोर्ड को एक्सप्लोर किया है, तो सर वहाँ पे ना एक ऑप्शन आ रहा है इस दफ़ा, शायद पहले भी हो, टीच नाउ का। तो उसको मैंने एक्सप्लोर किया, तो उसमें लिखा है कि अगर आप फर्स्ट 3 वीक टीच करते हैं तो आपके जो सर्टिफिकेट के साथ एक एक्स्ट्रा बैच होगा जिसमें मेंशन होगा कि आप स्टूडेंट एंड टीचर हैं। तो सर हम्म। मुझे फिर चाहिए कि वो उसे टीच नाउ के ऑप्शन को हमें यूज़ करना चाहिए फिर। भाई इसमें ऐसी कौन सी साइंस की क्वेश्चन है जो आपको खुद समझ नहीं आ रही।
ये पता आप सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपका ब्रेन ट्रेन नहीं है जिंदगी में खुद डिसीजन लेने के लिए। ये डिसीजन खुद लें भाई। तो सर ये मैं डिसीजन तो ले चुका हूँ कि मुझे टीच नाउ को यूज़ करना चाहिए, लेकिन वो असल में ना मैं चूंकि हमने सेक्शन लीडर के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो एज ए स्टूडेंट मैं सोच रहा था कि पता नहीं आप इनकरेज करते हैं कि हमें एज ए स्टूडेंट भी वहाँ जाना चाहिए या नहीं। हाँ, तो जब टीजनों का ऑप्शन है तो अच्छी बात है, जाए। थैंक यू सर। सही है। टीजनों से थोड़ी सी वर्थ बन जाएगी सीवी पे। अदरवाइज अगर आप स्टूडेंट जाते हैं उसकी सीवी पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लर्निंग के लिए हो सकती है, सीवी के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं ओके सर, थैंक यू। है जी। किसी और साथी का क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। जी। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरा जो बैकग्राउंड है ना वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है। और मुझे ना ये फैंग कंपनी, मैंने असल में इंडस्ट्री में सर्व भी किया हुआ है 3 साल। तो जो जॉब से रिलेटेड मेरा ये है, और मुझे ये समझ नहीं आती कि फैंग कंपनी में किस तरह मैकेनिकल इंजीनियर फिट हो सकता है। या तो मुझे फील्ड स्विच करनी पड़ेगी, नहीं, कुछ फैन ऐसा कंपनी सीन में है? हजारों मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं भाई। जो सर्वर, जो डाटा सेंटर बनते हैं उसमें सर्वर का रैक कौन डिजाइन करता है? मैकेनिकल इंजीनियर। हीटिंग एंड कूलिंग उसकी कौन मैनेज करता है? मैकेनिकल इंजीनियर। जो उसके चिप लिए डिजाइन, कोडिंग। जो चिप जी जी। डिजाइन होती है उसकी उसकी हीटिंग एंड कूलिंग कौन डिजाइन करता है? मैकेनिकल इंजीनियर। तो बेशुमार जॉब्स हैं इसके। उसके लिए कोडिंग कोडिंग फिर भी कंपलसरी है? अगर आपको मीन्स कोडिंग के नहीं आती तो आप अनपढ़ है, इलिटरेट। अगर आपको कोडिंग नहीं आती आप किसी काम के नहीं हैं। ये मीन्स मैंने जितनी इसमें। जी जितनी जी। मैंने चीजें बताई हैं सारी कोडिंग में होती हैं। तो मतलब कि पाथवे फैंग कंपनी में एंटर होने का सेम ही है, चाहे वो जिस मर्जी डोमेन से हो, मैकेनिकल हो, कंप्यूटर साइंस हो, लीड कोड के थ्रू ही उसने निकलना है, सही हाँ, है? लीड कोड तो नॉर्मल चीज है ना कि बंदे में कॉमन सेंस भी है कि नहीं। हम्म। तो जब आप लीड कोड करेंगे वो खुद ही पता चल जाएगा। सही सही। लीड कोड आना चाहिए, अच्छा डीएससी आना चाहिए, एआई आनी चाहिए। तो उसके बाद आप एक फुल मैकेनिकल इंजीनियर। अब वो मैकेनिकल इंजीनियर इनकम्प्लीट है जिससे एआई और कोडिंग नहीं आती। जितना भी डिजाइन वर्क मैकेनिकल का हो रहा है वो कोडिंग और एआई के थ्रू हो रहा है। हाँ, आप एआई की ऑपरेशन की जॉब भी ले सकते हैं, किसी प्लांट पे लग जाए। तो लेकिन उसमें इनोवेशन भी नहीं होती, सैलरी भी अच्छी नहीं होती। ठीक। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर चैट में क्वेश्चन है कि अगर किसी ने 10th क्लास क्लियर की हो उसको क्या करना चाहिए? ही इज माई ब्रदर। बिल्कुल, उसे एफएससी करनी चाहिए और बाद में बीएस करना चाहिए। और बीएस के पहले दिन वो कैरियर काउंसलिंग की टॉक सुन ले और फिर उस लिहाज से प्लान करे कि उसने थर्ड ईयर के बाद स्कॉलरशिप ले लेना। आज से 20 साल पहले भी रोड मैप यही था, आज भी यही है। और एफएससी के बाद वो हाईकोर्ट ग्रुप पे आ जाए तो उसे हेल्प मिल जाएगी। चलें जी, कंटिन्यू करें। ठीक है जी। ठीक है सर। ओके सर, जी थैंक यू। सर। ओके ओके। सर। अल्लाह हाफिज। ओके सर, थैंक यू। या तो हम अपने सेशन के ऊपर वापस चलते हैं। सर अली कंटिन्यू कर लें, थोड़ा सा कवर कर लें, हो जाएंगे टॉपिक। जी जी सर, क्लियर ठीक है। हो जाएंगे। ठीक। हम लोग मेरी स्क्रीन शॉट नजर आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। ओके, तो हम रिज्यूम करते हैं अपना। हम लोग स्लाइडर की इंटीग्रेशन हमने अभी की थी।
कि हम कैसे स्लाइडर को इंटीग्रेट कर सकते हैं और बैनर्स शो कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए। और दूसरा हमने गूगल मैप्स की इंटीग्रेशन को देखा था कि हम कैसे गूगल मैप्स को इंटीग्रेट करके कोई स्पेसिफिक एरिया या कोई लोकेशन को जो है वो शो कर सकते हैं अपने वेबसाइट के अंदर। अक्सर आपने देखा होगा ये छोटी सी होती है लोकेशन नीचे फुटर के पास। तो कुछ भी नहीं होता, सिंपल ये एक विजिट होता है जिसके अंदर बस लोकेशन डाल दी जाती है और हमारे पास ये शो होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा आपने कुछ वेबसाइट्स देखी होंगी जहाँ पर टेस्टिमोनियल्स होते हैं कैरासोल के अंदर, वो भी एक तरह से स्लाइडर ही होता है। डिफरेंट लोगों के फीडबैक्स शो हो रहे होते हैं उसके अंदर। उसके लिए भी हमारे पास टेस्टिमोनियल कैरासोल होता है। हम उसके अंदर डेटा को डाल देते हैं, उसका नाम लिख देते हैं और डेजिग्नेशन ऐड कर देते हैं, कस्टमर के रिव्यूज हों या कुछ भी हो, हम यहाँ पे आके वो मेंशन कर सकते हैं। अपने थीम के मुताबिक या अपने डिज़ाइन के मुताबिक उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। सारा डाटा चेंज कर सकते हैं, ये आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, जितने मर्जी हम आइटम्स यहाँ पे इसको ऐड करते जाएं। तो उस हिसाब से हमारे पास नीचे डॉट्स भी ज़्यादा होते जाएंगे और आप इसमें आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। इसकी अलाइनमेंट देख सकते हैं, स्टार्टिंग में रखनी है या ज़्यादा कंटेंट यहाँ पे रखना है, वो डिपेंड करता है आपका कंटेंट किस तरह का है। तो उसके ऊपर ये है। एक व्यू के ऊपर आपने 3 दिखाने हैं तो वो भी कर सकते हैं, एक व्यू के ऊपर आपने 6 दिखाने हैं आप वो भी दिखा सकते हैं। तो जैसे ही आपकी मर्जी है, लेकिन नॉर्मली होता है कि 3 होते हैं ताकि इजीली रीडेबल हो। तो स्लाइड करना है तो वो कितनी स्लाइड को स्क्रॉल करना है वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। इसकी विड्थ क्या होनी चाहिए इस स्लाइडर की, जो कैरोसेल है आप वो भी बता सकते हैं। इमेज जिसके अंदर आपने ऐड करनी है वो भी डाल सकते हैं। बाकी वही सारी प्रॉपर्टीज हैं। स्पीड की इनफाइनाइट लूप के अंदर चले, पेजिनेशन किस तरह से शो होनी चाहिए, फ्रैक्शन में होनी चाहिए या प्रोग्रेस में होनी चाहिए। ये देखें, प्रोग्रेस में हमारे पास क्या कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जो फ्रैक्शन है इसके अंदर ये फ्रैक्शन की फॉर्म में हमें शो कर देता है। एरर्स शो करने या नहीं करने आपकी मर्जी है। सर मैं तो कीज ऐड कर दूं जी सर। ये? ये आप, हाँ, पहली वाली टैब जहाँ पे थे वहां पे जाएं, जहाँ पे अभी आप थे, नीचे। हाँ जी। नहीं। हाँ, ये आखिर में एक ऑप्शन आ रहा है लेजी लोड, ये आप यूज कर सकते हैं, इसको यस कर देंगे तो जब भी वेबसाइट लोड होगी ना, तो यूजर जब इस सेक्शन के करीब आएगा तो अब ये लोड करेगा। तो इनिशियली जब वेबसाइट लोड होगी ना तो ये उसको लोड नहीं देगा। तो इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड ना बढ़ सकती है, तो आप इस लेजी लोड को यूज कर सकते हैं इसलिए। यस, ये लेजी लोड का भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है वेब डेवलपमेंट के अंदर, स्पीड को ऑप्टिमाइज करने के लिए। कि जैसे ही वेबसाइट का पेज लोड होता है सारा कुछ कंटेंट लोड नहीं होता, तो हमारे डॉम के अंदर क्या कहते हैं स्पीड हमारी ऑप्टिमाइज हो जाती है, तेज हो जाती है। जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते हैं वैसे वैसे वो कंटेंट जो है वो लोड होता है। इसके अंदर मेनली पिक्चर्स होती हैं जो कि हमारे पास टाइम लेती हैं, यहाँ डाटा भी होता है। तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। रेजोल्यूशन आप इमेज की अपनी यहाँ से बता सकते हैं। तो डिफरेंट ऑप्शन है इसके अंदर। स्टाइलिंग वही सेम है, हर चीज़ सारा कुछ डिटो सेम है जो हमारे पास स्लाइडर के अंदर था। तो इसके अलावा क्या क्या कर सकते हैं हम इधर से देख लेते हैं। हम लोग फॉर्म ऐड कर सकते हैं, गैलरी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने अक्सर वेबसाइट्स में देखा होगा कि उनके पिक्चर्स की एक गैलरी होती है, टीम्स की अगर कोई वेबसाइट है कोई कंपनी की, तो उसके अंदर आप आगे यहाँ पे पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट में जाते हैं और पिक्चर्स अपलोड कर दें यहाँ पे सारी, तो वो आपको यहाँ पे सामने शो होना शुरू हो जाएंगी। उनका लेआउट आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ग्रिड होना चाहिए या जस्टिफाइड होना चाहिए या मैसनरी होना चाहिए, दरमियान में उनकी स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। ये आप जिस तरह मैंने कल बताया था आपको फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू, आप कस्टम खुद भी यहाँ से फ्लेक्स बॉक्स को ऐड करके ना मेन पे शो होता है, आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, आप जैसे भी ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। और
इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास कुछ मजीद ऑप्शंस को देख लेते हैं। फेसबुक के सोशल मीडिया के जो शेयर बटन्स होते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ये सारे कुछ जो है ये पेड फीचर्स हैं इसकी, आपके पास ऐसे अवेलेबल नहीं होंगे। तो इनको आप एक्सप्लोर करें मजीद इसके अंदर डाल के। तो और सर कल के सेक्शन के बारे में बता देंगे, कल लॉगिन साइन अप वाला सिखाएंगे, वो भी बता। जी बिल्कुल, कल हम लोग इंशाल्लाह लॉगिन साइन अप यूजिंग प्लगइन देखेंगे। अल्टीमेट मेंबर एक प्लगइन है, उसके थ्रू हम लोग किस तरह से लॉगिन साइन अप का जो फॉर्म है वो बनाएंगे। इसके अलावा एक और चीज़ है इसके अंदर, मैं देख रहा था, जो आपके लोगोज हैं साइट के जो ऊपर शो होते हैं, जिस तरह ये वर्डप्रेस है या साइट का जो टाइटल है, उनको किस तरह से आपने डिज़ाइन करना है, आप वो भी इसमें से कर सकते हैं। पोस्ट अगर आपने बनानी है खुद से, वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मजीद काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर जो पेड प्लगइन है। प्लगइन आपके साथ शेयर कर देंगे। तो वीडियो अगर आपने ऐड करनी है तो आप वो भी पकड़ के ऐड कर लें, सारा ड्रैग एंड ड्रॉप है, कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आपने यहाँ पे यूट्यूब की कोई वीडियो डालनी है उसका लिंक यहाँ पे आप प्रोवाइड कर दें। वैसे तो होता है अगर हम HTML में यूज़ करते हैं तो हम लिंक को एम्बेड करते हैं, वो हम यूट्यूब पे ही जाते हैं, वो हमें HTML का छोटा सा कोड दे देता है उस यूट्यूब की जो वीडियो होती है। तो एक वो भी चीज़ होती है। लेकिन एलिमेंटर के अंदर हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ लिंक डालें और वीडियो आप शो कर सकते हैं। डिफरेंट आपके पास सोर्सेज हैं, आप उनकी वीडियोस इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मतलब जो चाहें आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। कोई इसमें कस्टमाइजेशन की ज़रूरत नहीं है आपको। होप्सो आपको एलिमेंटर समझ आया होगा, एलिमेंटर के थ्रू पेज डिज़ाइनिंग समझ में आई होगी। तो अच्छा, एक लास्ट चीज़ जो कल रह गई थी, कल मैंने आपको यहाँ से नहीं दिखाई, फ्लेक्स बॉक्स का ऑप्शन था यहाँ पे, जो ग्रिड बल्कि हम देख रहे थे। कल लास्ट पे हम लोग ग्रिड देख रहे थे, वो थोड़ा सा रह गया था। एक मिनट में वो बताता हूँ आपको। ये ग्रिड है, जिस तरह ये मैंने ग्रिड को किया, मैं चाह रहा हूँ कस्टम मैं डिजाइन करूँ इस ग्रिड के अंदर। तो जैसे मैंने कल सर बताया एक था आपको ग्रिड सर के अंदर। जी सर। सर एक क्वेश्चन है कि पॉपअप कैसे डालते हैं, पेज लोड लोड होता है उस पे एलिमेंटर से। पेज लोड पे पॉपअप, जी मैं जी, समझा पॉपअप नहीं। कैसे डालते हैं, पेज लोड होता है उस पे एलिमेंटर से। ओके। ये कल के सेशन में बताएंगे। आप मुझे ये भी एक्सप्लेन करते हैं कौन सा पॉपअप की बात कर रहे हैं। तो अगर आप काइंडली माइक से बताते मैम, तो किस टाइप के पॉपअप की बात करें। जैसे सर ईमेल सब्सक्रिप्शन होता है। अच्छा, वो उसके लिए अलग से प्लगइन हो गई, अगर ईमेल सब्सक्रिप्शन आपने डालना है या फिर कस्टम कोड लिखना पड़ेगा उसके लिए। एलिमेंटर में कोई ऑप्शन नहीं है पॉपअप का, देख लें सर कोई है पॉपअप लिखें। नहीं सर, नहीं है तो सर वो। तो वो आपको खुद ही करना पड़ेगा, या फिर कोई प्लगइन होगी उसके लिए, ज़रूर से होती है प्लगइन, तो उसका यूज़ करके आप कर सकते हैं। ओके सर, आप कंटिन्यू करो। ये उस पॉपअप की बात कर रहे हैं जो छोटा सा आता है साइड में, सक्सेसफुली का या एरर आता है थ्रो करता है, तो वो उस काइंडली कंफर्म करें। या वो जो जब हम किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, अगर उस वेबसाइट पे सेल लगी होती है तो एक बैनर सा हमारे सामने पॉपअप हो जाता है, उसकी बात कर रहे हैं। जी सर, उसी की उसी की बात। बात करेंगे। ओके। हाँ तो वो उसके कस्टम हम लोग ऐड कर सकते हैं, उसका कोई इतना, उसका तो HTML का भी छोटा सा कोड होता है। सिंपल एक कंटेनर बनता है और उस कंटेनर के अंदर हम डिजाइन कर लेते हैं, और वो किसी भी पेज के ऊपर हम उसको ऐड कर सकते हैं। उसको देख लेंगे अगर कल देख लेंगे कल सर। हमें। हाँ बिल्कुल, इजी है, वो भी इतना मुश्किल नहीं है। एलिमेंटर में ऑप्शन नहीं आती ओके सर। उसकी। सर, तो दो ये मिनट रह गए ग्रिड, हैं जी। ओके ओके, मैं बस वाइंड अप कर रहा हूँ। ये ग्रिड था जो हम कल देख रहे थे। इस ग्रिड के अंदर आप के रोज एंड कॉलम्स अपनी एरर बता के अपना डेटा इसमें डाल सकते हैं। तो जिस तरह कॉलम्स आप बढ़ा दें जितने मर्जी, रोज आप ऐड करते जाएं इसमें, उनके दरमियान गैप्स कितना ऐड करना है आपने वो यहाँ पे बता सकते हैं। इससे आपको कस्टमाइज अगर अपने लेआउट बनाना है तो आप इजीली इसमें बना सकते हैं। अगर आप
चाहते हैं कि कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ से आके कस्टम डिजाइन कर सकते हैं। तो होप सो आपको आज का सेशन क्लियर हुआ होगा, हमने काफी चीजें देखी है, एलिमेंटर को पूरा एक्सप्लोर किया है। तो बाकी आपको ट्राई करें इंशाल्लाह, तो बेहतर होगा। मजीद अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग फिर सेशन को वाइंड अप करते हैं। रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी।